तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आप सभी अपना नाम और अपनी उम्र वगैरह ठीक है, पहले आप अपना नाम और उम्र। मेरा नाम राजेंद्र। उम्र बताओ। उम्र 76। ठीक है, आप अपना हरी किशन 72। अलिंदर कुमार 72। आप रजत गर्ग 50। नरेंद्र सिंह 51। मुकेश गुप्ता 57। मुकेश स्टार 68। रणधीर कुमार 65। अब तो इसी के साथ हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ये है कि आपके बचपन का किस्सा और लाइफ लेसन, मतलब आप अपने बचपन का कुछ ऐसा कोई किस्सा बताओ जिससे आपको जिंदगी में सीखने को खूब मिला हो, मतलब आप चाहते हो कि ये चीज इंसान को पता चले और अपने अंदर अप्लाई करें। आप ऐसी चीज बताओ, कुछ जीवन में कोई छोटा सा किस्सा आपको राम बताना जी है। राम। आप में से कोई मतलब बता सकते हैं अपने जीवन में कोई छोटा सा किस्सा जिससे लोगों को लाइफ लेसन सीखने को मिले। बाबूजी बताओ। आप में से कोई बता सकते हैं तो बात है। तो ठीक है, और कोई मतलब आपने से कोई बताना चाहिए जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट, या आप मतलब कि आप सोचते कि काश ये मैं उस उम्र में अचीव कर लेता या फिर ये चीज हो पाती। वो रिग्रेट क्या है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा? रिग्रेट कोई नहीं है। मैं आप अपने हिसाब से चलता है। जिंदगी रिग्रेट में निकल गई। पूरी लाइफ रिग्रेट में निकल गई। सही बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा। नहीं, सही संघर्ष है बात। जीवन का। और कोई देखो, अपना रिग्रेट आदमी बताने में थोड़ा सा वो महसूस करता है, शर्म महसूस हिचकता है। हम अपने आगे आगे करें। हाँ, और आगे कि ये अगर आपको जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या क्या अलग मतलब जो आपने मतलब सोचा है कि यार ये नहीं कर पाया, अगर आपको दोबारा रिवर्स भगवान भेज दे फिर आप क्या क्या करना चाहते भगवान से मना कर देंगे, मत भेजे भाई। नहीं, इतना ही बहुत है, ये जिंदगी बतेगी। यही बहुत होती रही है। हो? और आप में से कोई मतलब आप बता दिए। आप होता है ना कि मतलब यार बताओ। बाबूजी बताओ, वैसे बताओ। वो लोग आप सोचो बताओ। मैं अभी फर्स्ट में पढ़ता था, तो मेरे पिताजी और मैं रिक्शे पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक नहर पड़ती थी, नहर के अंदर एक कुत्ता गिरा हुआ था, आवाजें आ रही थी। मेरे पिताजी ने रिक्शा रुकवाया, वहां पे उसको रिक्शे वाले को बोला मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, इसने उसको निकाल, कुत्ते को निकाल। वो कहता नहीं, वो डर लगा कि मेरे ऐसा ना हाथ छूट जाए, मैं गिर जाऊं। मेरे पिताजी ने घबरा मत तू, मैं झुकता हूँ, मैं वो निकालता हूँ उसको, तू मेरा हाथ पकड़। फिर उसने रिक्शे वाले पिताजी का हाथ पकड़ा, उसने वहां से उसको कुत्ते को निकाला पिताजी ने। फिर उसके बाद तभी से मेरे दिमाग में वही चीज बैठी, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, चाहे कुत्तों की जान बचाई जाए, जिसकी जान बचा सकते हो जीवों उसकी की जान बचाई जाए। जिसकी जान बचा सकते हो उसकी बचाओ। अगर संभव है तो उसको बचाया जाए, ये लेसन। नहीं, रिग्रेट की बात बताओ। जो भगवान पूछेगा आपसे भाई क्या बनाओगे, तो उसका बताओ। हाँ, क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? दोबारा नहीं आना चाहिए। दोबारा आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो? ये वो ना क्वेश्चन देखो, खुल के बात करो। नौकरी जो है 15 साल की एयरफोर्स में, 15 साल के बाद दूसरी नौकरी की, लेकिन हमें अब लगता है कि अगर हमने पूरी कंटिन्यूस की होती पूरे 60 साल तक तो ज्यादा एंजॉय है। मतलब ये रिग्रेट है। ये रिग्रेट। और कोई मतलब आप मेरा भाई साहब से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। स्कूल में थे तो फौज में जाने का बहुत शौक था कि हाँ, स्पोर्ट्स में अच्छा था शुरू से और फिजिकली फिट था, तो बहुत मन था। पर हमारे पिताजी और माताजी वो बिल्कुल लगे इसके दिमाग खराब है, वो फौज में जा रहा है, जो ना बनिए का लड़का है, तो कुछ काम काम कर अपना, कहाँ फौज वौज के चक्कर में पड़ रहा है। तो मुझे आज भी याद है उन दिनों 28 रुपए एनडीए के फॉर्म की फीस होती, और हमें कभी पॉकेट मनी ऐसा तो मिलने का कॉन्सेप्ट था नहीं। तो 10th के पेपर दिए, पेपर पास हो गए, एनडीए का फॉर्म भरना था, तो वो 28 रुपए नहीं मिल पाए, उसकी फीस जमा नहीं हो पाई एनडीए की, और वो फॉर्म नहीं भरा गया। तो ये लगता है कि हाँ, अगर कभी दोबारा जाने का मौका मिले तो वो 28 रुपए जो है ना वो बचा के रखूंगा इस बार और वो एनडीए का फॉर्म एक्चुअली ये जितने बैठे हैं, मैं एक बताता ये सेठ की पोजीशन में है। अब ये कोई वैसे आदमी छोटे मोटे मत समझना, अब ये सेठ हैं सारे। मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे बड़े भाई, सगे भाई अशोक गुप्ता, वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते और बॉलर थे। तो मेरे पिताजी ने जब वो 10वीं में था तो उसको क्योंकि पढ़ना है, बस पढ़ना है, पढ़ने पे जोर के चक्कर में उसकी वो मास्टर जी से बोल के क्रिकेट छुड़वा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भी बच्चे जिस भी गेम के अंदर या जिस भी चीज में उनका मन है, मन करे पेरेंट्स तो जाना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए करने दो कि भी इसको करने दो, बजाय इस चीज के कि भी आप रोकेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ो। खाली पढ़ने में सब कुछ नहीं है। पढ़ने में ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ना ही सब कुछ है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी गेम के अंदर अगर अच्छा कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को उसको करने की इजाजत देनी चाहिए, कि जिससे कि वो बच्चा खुल के अपने जो उसके अंदर क्या नाम आर्ट है उसको बाहर लेके आ सके।
ऐसा मेरा मान। वो वही तो बताओ दोबारा आना चाहोगे कि नहीं बस आना आ चाहोगे? लिया जी, इसे ये जन्म में बतेरे आ लिए, आगे जन्म में देखी जाएगी, जो कुछ आएगा नहीं आएगा। भगवान मोक्ष दिला दे। बस तो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ जरूरी बात है। तो अगर किसी फील्ड में सफल होना है, कोई सी फील्ड है पुलिस, तो उसमें कुछ क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए इस इंसान को छोटी सी उम्र से हमारे केवल दो बातें जरूर ध्यान रखें। क्या दो बातें हैं, मेहनत, नंबर 1 मेहनत और नंबर 2 ईमानदार। नो अगर ये दो चीजें आप सही से रखेंगे तो हमेशा सक्सेस आपके पास आनी ही आनी है। कोई वर्कआउट नहीं है। कोई उसमें नहीं। नहीं, कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि जैसे मान लो व्यक्ति कर रहा है मेहनत, हाँ। फिर भी नहीं हो रहा, जैसे 8 साल 9 साल बच्चा मेहनत कर रहा है, तो आदमी का लक होता है और लक होता है इसलिए। नहीं try again and again. लेकिन ईमानदारी और आपको अपना कर्म करना है। फल की इच्छा देने वाला वो है। ऐसे करो। बस बस और मेरा ये मानना है अपने जीवन के अंदर कि किया हुआ कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता, वो कभी ना कभी आपको उसका फायदा जरूर मिलता है। ये किसी के साथ आप कर्म जरूर करो। आप ये मत सोचो कि मेरा लक काम नहीं कर रहा या मुझे पता नहीं बेनिफिट, वो इसका मतलब आप उस काम को हाफ हार्टेड कर रहे हो। उसको पूरे दिल से करो और बढ़िया तरीके से, जो आपकी संभव है। आपको उसका नतीजा आज ना मिले बट कभी ना कभी चलेगा जरूर। ये उसके ऊपर छोड़ दो कर्म। और की मतलब आप कुछ कहना चाहें? ये मैंने खुद नोटिस किया अपने जीवन। आपके आप बताइए। बताओ जी ट्रांसपोर्ट के आप नहीं बताया, आप बताइए। आप तो मेन बताइए ना। हमारे तो बड़े बूढ़े बैठे हैं, जी आप कुछ बताइए। हमने बैठे कोई छोड़िए, सब सारे हमने तो मौज मस्ती की है जब तक बड़े बूढ़े बैठे हैं। है जो तो हम कर्म फिर आगे करो, अपने बच्चे को भी दोगे ना। कर्म का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़े क्वेश्चन। क्या बोला? कर्म करो, कर्म करो, वो फिर फल अपने आप मिलेगा। आप जरूर मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा। समय की एक अलग बात है। कर्म पे किसी ने 4 साल बंदे को मिलता है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया, मेहनत किया तो और जिंदगी में एक बारी चांस जरूर मिलता है इंसान को कामयाबी होने के लिए। आपकी पहचान कर पहचान करना बड़ी मुश्किल है उसका। पहचान करोगे, उसके समय को समझोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं समझोगे खत्म, चल रहा है उधर तक। चलता रहेगा। तो आगे बढ़े। आगे मतलब इसमें ये एक क्वेश्चन मेरे मन में भी आया आपने का, जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं कि अभी अब पहले तो यूपीएससी वगैरह IIT नीट जैसे लोगों जब नहीं निकलता तो आत्महत्या कर लेते हैं, इस चीज कर लेते हैं। तो आज तो क्या रहा है कि आज हमारी जो क्लास है 10th की, जैसे मान लो किसी कुछ छूट गया एग्जाम, किसी नंबर कम, आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि मतलब लाइफ ऐसे क्यों मतलब लोग आजकल जल्दी खत्म कर लेते हैं? ये तो एक कायरता की निशानी है। ये जो बच्चे पढ़ाई करते हैं फेल हो जाते हैं, वो जो मर जाते हैं, वो कायरता की निशानी होती है। और उनको फेल पास तो जिंदगी में होना ही पड़ता है। कोई किसी चीज में कामयाब होता है, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में, कोई रह जाता है पढ़ाई में, कोई पास हो जाता है, कोई नंबर लाता है 65, कोई लाता है 70, कोई लाता है 80, तो वो उसकी किस्मत है। कायरता नहीं दिखानी चाहिए उसमें। मेरा ये मानना है, अगर आप पढ़ाई में ज्यादा होशियार नहीं हो किसी का, कोई ऐसी बात नहीं है। करने को बहुत सारे फील्ड है, आप में लगन होनी चाहिए। लेकिन आत्महत्या, सुसाइड जो है, ये कायरता की निशानी है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, बल्कि आप ऐसा स्टेप लेके जो आपके परिवार के लोग हैं, माँ है, बाप है, भाई है, बहन, उनको आप जीवन भर का वो दर्द देके जा रहे हो जिसको वो कभी बेचारे भूल नहीं पाएंगे अपने लिए। इसलिए ऐसा स्टेप उठाना बिल्कुल अन्याय है। और उस ऊपर वाले का जो दिया हुआ जीवन है उसके प्रति आपकी एक नाइंसाफी है कि ऐसा नहीं करना। जीवन जीने का नाम है, मरने का नाम नहीं। मरने का नाम नहीं है। इसमें दुख हो या सुख हो, जीने का नाम है जीवन। बढ़िया। इसमें 2 कारण मुझे नजर आते हैं। पहला एक ये कि पिछले कुछ सालों से जो बेसिक एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर जो चेंज किया यूरोपियन कंट्रीज के जैसा बनाने के लिए, उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम उसमें ये है कि बच्चों को फेलियर के लिए तैयार नहीं कर रहे। किड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड ओनली फॉर सक्सेस। कंपटीशन को खत्म करते जा रहे हैं। एक एग्जाम नहीं होना चाहिए, 5वीं तक के एग्जाम खत्म कर दिए। बच्चों में से वो कंपटीशन की भावना खत्म हो गई। बच्चों को कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर है। सच्चाई ये है कि ये सब जो ड्रामा है ये 8वीं तक 9वीं तक चलता है। 10th में आके बोर्ड में तो उसको वही कंपटीशन देना है, वही एग्जाम देने हैं। आप 8वीं 9वीं तक बच्चे को एक ज्ञान पढ़ाओगे, 10वीं में आके सडनली वो देखेगा मैं तो फेल हो गया, मैं कहीं हुई नहीं। तो क्योंकि वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है नर्सरी से लेके 9th तक उस फेलियर को झेलने के लिए, वो कभी उस फेलियर को झेल ही नहीं पाते। नीट में जाएंगे, आगे जेई में जाएंगे, वो कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो माइंडसेट ही ऐसा डेवलप नहीं हुआ बचपन से। तो सबसे बड़ी फंडामेंटल समस्या ये है
कि भाई हम उनको फेलियर के लिए, कंपटीशन के लिए बचपन से रेडी ही नहीं कर रहे। हम उनको ये बता रहे हैं सब बराबर है, सब। स्पोर्ट्स डे होता है किस लिए होता है? बहुत से स्कूलों में अब स्पोर्ट्स डे में, एनुअल फंक्शन में क्या चल गया है, सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और सबको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। अरे भाई, अगर सबको इनाम मिलेगा, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर विनर तो कोई होगा। अगर सभी विनर है तो फिर वो, लेकिन जेई में तो सब विनर नहीं है। 4000 सीटों के ऊपर जो है ना 25 लाख एप्लीकेशन है। नीट में तो ऐसा नहीं है, तो या तो आप उसको भी चेंज करो, वो है नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो ये अगेन यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर में आके कि हाँ भाई बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, बच्चों को ये नहीं करना, बच्चों को इतना सॉफ्ट बना दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार हमने तो अपने बाप से बहुत मार खाई है, और जूता चप्पल डंडा जो हाथ में आ गया उससे मार खाई है। हमने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, और हमें तो लगा कि उनकी मार खाई तो आज दुनिया में सक्सेसफुल है। टॉलरेंस, आज कई खड़े होने लायक हैं। टॉलरेंस पावर जो है ना, वो इनका कहने का भाग ये है कि टॉलरेंस पावर आज की डेट में खत्म हो गई है। टॉलरेंस खत्म हो गई है। हम बच्चों को इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव बना दिया है, हाँ, ओवर प्रोटेक्टिव, कि जरा सा भी आप उसको कुछ बोलोगे तो उसको वो ऐसे लगेगा कि मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचा दी है इसने, और अब मेरे पर सुसाइड करने के अलावा इसका कोई साधन नहीं। आजकल हर बच्चा डिप्रेशन में, हर बच्चा एंग्जाइटी में, हर बच्चा जो है ना उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। समझ में नहीं आता भाई। आज से 5 साल पहले हमने ये वर्ड सुने भी नहीं थे। कॉन्डेंसेंडिंग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब आई थिंक ये गलत है। बहुत ज्यादा गलत है ये चीज, है ना। हो गया अभी तक जो है 6 क्वेश्चन तक हम आज के पूछ भी कंप्लीट। 6 क्वेश्चन जो है हमारा छोटा क्वेश्चन है, वो एक अंकल जी थे, उन्होंने कहा था कि इसको ऐड करना है। क्वेश्चन की इस प्रकार से है कि आज के खाने और पहले के खाने पीने में मतलब क्या अंतर है, और आज के जो हमारा खान पान है इसे हम मतलब ऐसे कैसे रखें कि हम स्वस्थ रहें, आज के टाइम में हम स्वस्थ रहें। एक सिंगल जी क्वेश्चन बोलो जी, आप बताइए खान पान पर। खान पान में उसके विपरीत पहले के खाने में क्या अंतर था, हाँ, खाने में क्या अंतर? पहले खाना शुद्ध था, चक्की से आटा पिसता था, गेहूं, चना, जौ, मटरा ये सब मिक्स करके करते थे। कभी चना की दाल बनती थी, ठीक है, कभी गेहूं की रोटी, कभी मक्का की रोटी, कभी बेजर बोला करते थे। 4-5 प्रकार का आटा मिला करके फिर माँ उसको ऐसे मोटे करके मोटी रोटी होती है, हेल्थ के लिए बढ़िया होती है, और मुंह भर के खाओगे तो जल्दी जग जाओगे। ये पतली जो रोटियां है ये हजम नहीं होती है, ये आंत में जाकर के मैदा, जो आटा आता है चक्कियों पे, उसके अंदर मैदा है, मैदा, सड़ा हुआ चावल, चूहे की लेटरिंग उसमें कर देते हैं, कुछ नहीं करते उसमें वो नहीं करते, स्तूप नहीं लगाते हैं, वो जो कुछ होता है उठा करके और उसको उठाया और चक्की के अंदर और वो पिस जाता है। पहले घर की चक्की आज की जो चक्की के आटा की रोटी को कुत्ता भी नहीं खाता है, आदमी तो छोड़ो। और ऐसे खींचते हैं तो वो खींचता है रबड़ है। जितना भी दाल, चावल, आटा, गेहूं जो भी अवाड़ कवाड़ बचता है वो सारा चक्की के अंदर और उठा करके जनता में आ जाता है। जनता उसको खाती है, उससे तुम्हारा लीवर खराब, तुम्हारे शुगर, बीपी, ये सारा सिस्टम खराब हो जाए, पेट खराब, सब कुछ खराब, जीवन खराब। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हाँ, अगली वाली पीढ़ी है, वो बिल्कुल बीमारी का बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया है, जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं। अच्छा जी, तो अब जैसे आपने बताया, तो अब ये कि आज के टाइम में स्वस्थ कैसे रहेंगे? इतनी सारी खान पान है, नॉन मतलब चाइनीज के साथ साथ हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, ये बताइए आप। स्वस्थ वगैरह रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, 4 बजे उठ जाना चाहिए, 10 बजे सो जाना चाहिए। दिन में बढ़िया भोजन लेना चाहिए, घर का भोजन, शुद्ध भोजन, बस शुद्ध। एक बोलो, इसमें सारा कुछ नोट हो रहा है। आपकी हेडलाइन ये हो सकती है कि अच्छा खाना पीना, स्वच्छ शुद्ध खाना पीना और व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट इज द आर्ट, कि भी आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, अगर हमारे समाज या गांव में कुछ बदलाव लाना हो तो उसके लिए हम क्या मतलब स्टेप वगैरह ले सकते हैं? जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे हमारे बेवड़ा के अंदर, जैसे कि लोग रोड पर ही डाल देते कूड़ा वगैरह, कोई भी जैसे देखा है, तो इसके लिए हमें बदलाव लाना हो, सेक्टर वाले डालते हैं, आप है ना किसी पे भी एक वो नहीं कर सकते पॉइंट कि भाई यही करता है, गलत बात है। अगर एक गलती करे तो पूरा समाज को भुगतना पड़ेगा, और एक नहीं कर रहा बल्कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं,
आपकी आंखों में जो आया आपने वो बोला, ये बात सही है, लेकिन आपको डायरेक्ट पॉइंट उन पे नहीं करना चाहिए। गलत ऐसे बात है। स्कूल के पास ढेर लगे पड़े हैं प्लास्टिक हाँ, के, देखो ये बात आपकी सही मानते हैं। गाँव में डाल कर जाता है। बालक ने कितनी अच्छी बात की। पालक तो अच्छी बात कर रहा हूँ शुरू से। इनको दिखाओ बुजुर्ग आदमी को बोलने दो। क्या भाई? तो अब आपको बताना है कि क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, कोई आप में से कोई बता सकते सवाल ये था कि समाज को बदलाव कैसे करें? 5 पॉइंट में बता रहा हूँ जिसमें कि समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। पहला है कुटुंब प्रबोधन। हमारी जो परिवार व्यवस्था है, पहले हमारी इकट्ठा रहने की व्यवस्था थी, लेकिन अब परिवार टूट रहा है। तो इसको हम सुदृढ़ बनाएंगे अगर, तो हम आगे कहते हैं ना कि अगर इकट्ठा रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। पहला है कुटुंब प्रबोधन। दूसरा है सामाजिक समरसता। आपस में मिलकर के रहें, एक दूसरे से भेदभाव ना करें। जब हम संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तीसरा पॉइंट है स्व का बोध। हम अपने आप को पहचाने, हम क्या हैं, हम क्या थे, हम विश्वगुरु थे और उसी पे हम काम कर रहे हैं कि हम फिर से विश्वगुरु बने। अपने जो इन्होंने कहा कि धर्म शास्त्रों को, गीता को, रामायण को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। ये हमारा लाइफ का मैनुअल है। जैसे आप गाड़ी खरीद के लाते हो मार्केट से, एक मैनुअल मिलता है उसके साथ चलाने के लिए, जीने की पद्धति वैसे ही ये जीवन की पद्धति हमारे रामायण में, हमारी गीता में, हमारे जो वेद है, पुराण है, धर्मशास्त्र है, सब लिखा हुआ है। कमी क्या है कि हम पढ़ नहीं रहे, हम उससे भटक गए। तो हमें उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। चौथा है नागरिक कर्तव्य। जहां हम अधिकार मांगते हैं वहां हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। ठीक है, जब तक सभी लोग अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण की भी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो साधन है सीमित हैं। यदि सभी लोग नाजायज तरीके से किसी चीज का उपयोग करेंगे तो हमारे लिए कम पड़ जाएगा। इसमें जल भी है और अपनी स्वच्छता है, पेड़ पौधे हैं, इस सब चीजों का हमें ध्यान रख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यही लोगों का जीवन बन के रहिए, ये क्वेश्चन है आपके, जो आप इनमें से कौन बेटर। जीवन यही रह गया। बढ़िया जीवन यही रह गया। पैसे का ही हो रहा है। बढ़िया पैसा भी है और लग्जरी भी है। अब लोगों को किसी की चाहना नहीं है। आज के टाइम ऐसा हो रहा है, पैसे के सामने किसी आदमी की कोई चाहना नहीं है। कोई आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, उसको पैसा मिलना चाहिए। चाहे वो किसी तरीके से पैसा मिल जाए, चाहे वो घर के बच्चों को बेच दे तो भी परवाह नहीं है। ना पहले क्या था, भाई है, बहन है, मामी है, बुआ है, सबसे प्रेम भाव था। अब तो ये हो गया यार, वो आएंगे 100-200 खर्च होंगे, पैसे की ही माया रहेगी ये सारी। और कोई मतलब आप देना चाहें, मतलब और कोई जवाब? लग्जरी लाइफ अच्छी है, बढ़िया है। आराम से खाओ, सुबह उठो, बेड टी लो और पकौड़े लो और खा पी के अपने मौज से दोपहर तक खाना खाओ। देखिए, हमारा जो मनुष्य जीवन है ये केवल लग्जरी लाइफ और शान शौकत के लिए नहीं हुआ है। ये हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। हमें अपने इस मनुष्य जीवन का उपयोग तभी होगा जब हम अपने इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य करें। केवल यहाँ आकर के भोगना, लग्जरी लाइफ जीना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमें अपने इस जीवन का होना चाहिए, साधन होने चाहिए। गरीबी भी एक अभिशाप है, गरीबी में नहीं जीना चाहिए, लेकिन यही भोग और ये लग्जरी लाइफ ही सब कुछ है, ये नहीं मानना चाहिए। हमें समाज कल्याण के कार्य करते करते इस जीवन का उपयोग करना चाहिए, ताकि हमारा आगे का जो परलोक है वो शुद्ध हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि आजकल का जो युवा है, आज की पीढ़ी है, वो ओवर थिंकिंग में क्यों बढ़ रही है? मतलब आजकल की जो ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, विचार करना, मतलब डिप्रेस, फिर आत्महत्या, शब्द है, मतलब वो इन्होंने जवाब दिया था इसका। फिर से आप एक बार कहना चाहिए? नहीं, इन्होंने। यस, आप एक बार आप दो इसको फिर से कहना चाहिए। फिर से, और उसमें ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, बस आप एक छोटा सा आप बोल दो। 2-3 चीजें उसमें एक और ऐड हो सकती है। वो ये है कि जो ओवर थिंकिंग की बात करें, मुझे लगता है एक्चुअली वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो बहुत शैलो थिंकिंग है। आजकल की पीढ़ी गहराई में जाके, डीप में जाके बातों को नहीं सोचती है। सिर्फ एक यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर जो एक हाफ फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं के बेस पे अपनी परसेप्शन बना लेते हैं, उन्हीं के बेस पे अपना मन में चीजें सोच लेते हैं, और जो 99.9% गलत होती है। मुद्दा सिर्फ ये है कि कोई भी चीज, गूगल, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है, जानकारी देता है, लेकिन उसको एक पर्सपेक्टिव में, एक किसी परिप्रेक्ष्य में उसको सोचना चाहिए। खाली सिर्फ हार्ड फैक्ट से या सिर्फ अननेसेसरी चीजों को सुन के अपनी एक राय नहीं बनानी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है वो शैलो थिंकिंग कर रहे हैं।
धन्यवाद। पर आज के युवा आपकी एक बात मान ले, आपने जितनी भी विचार रखी है आपने, अगर आज का युवा आपकी एक बात मान ले तो वो क्या बात होगी जो मान ले आपका युवा? आज जो वीडियो देख रहे हैं, आपने जितने भी पॉइंट रखे, तो ऐसी क्या बात है कि हाँ अगर वो मान ले तो जिंदगी में कामयाब हो जाए? ये चीज आप बताइए। मैं जवाब तो हम बता ही चुके हैं। वो वैसे ये सब जवाब दे चुके हैं। आप हर चीज का एक समरी आज के समय के अंदर हाँ, बस जो जितने भी भाई लोग बैठे हैं, जो सबका विचार है, वो विचार यही है कि आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उस काम को करें जिस काम को आप कर रहे हो। उसमें कोई शॉर्टकट की वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, और उसको ईमानदारी से करते हुए, मेहनत से करते हुए संपूर्ण करें। यही है करक्ष, यही। धन्यवाद। और स्वच्छता अपनाएं, जिससे कि जीवन भी आपका अच्छा। तो ये कि हमारे जो लोगों ने पूछा था कि आज के समय में आधुनिक शिक्षा सही है या गुरुकुल शिक्षा? आज की शिक्षा चल रही है जिसमें आज पढ़ रहे हैं, या फिर गुरुकुल शिक्षा बढ़िया है? आपके अकॉर्डिंग कौन सही जवाब देना चाहिए? दोनों शिक्षा बढ़िया है, दोनों शिक्षा बढ़िया है। बात ये है कि आप उसको समझें कि आधुनिकता भी जरूरी है, समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बदलाव के अंदर विश्वास ना करें, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट जो है, प्रीफिक्स जो है, वो ठीक होना चाहिए, जो समाज के हित में हो, परिवार के हित में हो और हमारे राष्ट्र के हित में हो। ऐसी शिक्षा पद्धति का हमें अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। और कोई मतलब आप? और आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो उसमें बहुत त्रुटियां हैं, उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। और आज के युवा जो भटक रहा है, जो डिप्रेशन है, जो उसमें अनुशासनहीनता आ रही है, वो सारी शिक्षा पद्धति की ही वजह से है। वामपंथी लोगों ने जिस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट किया, उसको हमें पटरी पे लाना है और अपनी प्राचीन जो गुरुकुल सभ्यता थी, जो हमारी नालंदा विश्वविद्यालय जैसे लोग थे, जैसी परिपाटी थी गुरुकुल की, उसको हमें अपनाना चाहिए। ये क्या जिंदगी में मार्क्स ही इम्पोर्टेंट है कि नोट्स? नॉलेज अगर है, लेकिन वो उसका डिडक्शन जो है वो मार्क्स में है इवेंचुअली। तो फॉर एग्जांपल, जब हम अभी कंपटीशन की बात कर रहे थे, नॉलेज आपको बहुत सारी है, आप नासा के साइंटिस्ट को बीट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जेईई का एग्जाम क्लियर नहीं किया तो आप लाइफ में आप क्या करोगे, वो एक क्वेश्चन है। अल्टीमेटली मार्क्स चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। काम धंधा नौकरी जो भी आपको जीवन में जो भी करियर चूज करना है वो करना है, तो उसके लिए मार्क्स कहीं ना कहीं आपको चाहिए। नॉलेज आपको डेफिनेटली चाहिए, लेकिन बिना नॉलेज के मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। किसी इंसान को अपने हिसाब से जीना सही है या समाज के हिसाब से? जैसे कि एक पॉइंट, जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ शुरू स्टार्ट करना चाहता है, तो अब वो अपने हिसाब से जीना चाहता है, अब लोग कहेंगे ये नहीं, ये गलत है, वो चीज है, तो आप आदमी अपने उससे जिए। अब बताइए। आदमी अपने ही विचारों से जीता है, ना कि दूसरे के विचारों से। फिर भी कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सामाजिक के साथ चलना होता है। कुछ बातें आप बता। हाँ, जैसे सवेरे हम घूमने के लिए आए, ये हमारे सब मित्र बैठे हुए हैं, बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, इनों के पास बैठने के बाद हमें कुछ और ज्ञान मिलता है, बाहर जाने के बाद कुछ और ज्ञान मिलता है, घर में जाएंगे कुछ और बातें चलेंगी। तो ये बैठना जरूरी है, सामाजिक भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। धन्यवाद जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बस यही है कि आज के समय में गाली को एक समान के जरिए क्यों देखा जा रहा है, और स्कूल में ज्यादातर गाली क्यों देते हैं बच्चे? ये बात है। जो गाली का जो प्रचलन चलता जा रहा है, ये जो बच्चे फिल्म देखते हैं, बड़े बूढ़े सब लोग फिल्म देखते हैं, और उसके अंदर जो आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो हम गालियों का चलन उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है बिल्कुल। इससे समाज के अंदर जो पर्दा है एक दूसरे के प्रति जो इज्जत है वो खत्म होती जा रही है। और यही कारण है कि बच्चों को ये लग रहा है कि ये एक हमारा जरूरी अंग है, अगर हम गाली देंगे तो शायद हम आपके साथ मिलकर चल पाएंगे। ये गलत है। कोई दूसरा बंदा मेरे हैं, समाज में बैठे हुए हैं, हमारे से बुजुर्ग भी है, हमारे से छोटे भी है, अगर हमारे मुंह से निकल जाती है, हम कहीं घूमने गए थे, वहां पता लगा हमें हर आदमी क्या करा, बहनचोद साला, ये कोई गलत है। एक ये चीजें खत्म होनी चाहिए। गाली का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, चाहे बुजुर्ग आदमी से किसी समाज के अंदर इसकी ये चीज ठीक नहीं है, गलत है, खत्म मामला। अगला, देखिए, बच्चे का जो दिमाग होता है वो कोरा कागज होता है, वो अपने घर से और समाज में जो देखता है वही सीखता है। तो बच्चे के सामने हमें कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये भी देखना हमारा काम है। तो बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है, इसलिए हमें
सोच समझ के बोलना चाहिए बच्चे के सामने। पारिवारिक जैसे कि आपने बताया कि गाली देना ये चीज वो है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि घर में हम बैठे हैं, ठीक है, अब मान लो बच्चा आपका 11 साल का है, अब वो दे रहा है गाली, तो आप क्या करेंगे, माँ बाप उसको मारेंगे। पर जैसे ही वो बच्चा 22 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, वो गाली देगा तो कोई रिएक्शन नहीं, ऐसा समझेंगे जैसे नॉर्मल बात है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो गाली देते तो मारते इसमें सही बोला ना, बच्चे का कोरा कागज। बस बचपन से ही माँ बाप को उसको एक ऐसा कह देना चाहिए, बेटा हाँ तुम जो बातें कर रहे हो ना, हर लफ्ज पे तुम गाली दे रहे हो, ये गलत है। ये तुम्हारे पे लागू होती है, दूसरे पे लागू होती है, अपने घर में लागू होती है, तुम्हारी बहन भी है, बेटी भी है, सब है। अगर अभी से नहीं सुधरोगे तो आगे भी नहीं सुधर सकते। जब बच्चा रहता है तो गाली देता है तो माँ बाप मारते हैं, और जब अडल्ट हो जाता है तो वो उसको जैसे लगता है कि नॉर्मल है ये सब गाली देना हमारा। तो ये संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका संस्कार कैसा है, घर का क्या परिवार में कैसा संस्कार फॉलो हो रहा है। तो लास्ट ये है कि हमारा थोड़ा सा मैं बताने थोड़ा बोल रहा हूँ, बट क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, ये लास्ट क्वेश्चन। मतलब हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन लोगों ने पूछा है, लव मैरिज अच्छी है क्या या अरेंज? आपके अकॉर्डिंग आप जवाब देना चाहोगे? वो तो कह दिया। हमारे समाज में अरेंज मैरिज ही प्रचलित है और वही अधिकतर चलती है। लव मैरिज का ट्रेंड तो अब आया है, जो पश्चिमी सभ्यता आई है, लेकिन ये हर तरह से ठीक नहीं है। शादी करो लेकिन परिवार की राय से करो, अगर परिवार की राय नहीं है तो नहीं करना चाहिए। नहीं, अब आपने जो बोला है ठीक है। अब जो आज से 70-80 साल पहले, एक मिनट, आज से 80-90 साल पहले जो देश का प्रधानमंत्री था नेहरू, उसकी लड़की ने लव मैरिज की थी, तो ये परंपरा तो इन्हों से ही चली है। वो तो मुसलमान थे।